हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जुगनूएस एकेडमी। चलिए हम देखते हैं 5 MCQs पॉलिटी के। ये बहुत सारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, इन सब के आंसर आप वीडियो पॉज करके दीजिएगा, फिर उसके बाद आप चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पावर्स के बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पीकर जो है वो ऑन गोइंग सेशन जो है लोकसभा का उसको प्रोरोगेट करता है। स्पीकर अप्रूव करता है सभी बिल्स जो कि प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए जाते हैं। ठीक है, स्पीकर हेड करता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द लोकसभा। तो पॉज कीजिए वीडियो और आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डी, कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट्स कैसे स्टेटमेंट सही है, ये कैसे गलत है। प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोगेट करता है सेशन को, ठीक है, स्पीकर नहीं करता है। स्पीकर तो सिर्फ कुछ समय के लिए लोकसभा को अडजर्न करता है, ठीक है। और स्पीकर जो है वही एक ऐसा शख्स होता है जो कि मनी बिल को नोटिफाई करता है कि ये मनी बिल है या नहीं। पीएम जो होते हैं वो अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है कैबिनेट की उसको हेड करते हैं, और ऐसी कोई अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है वो लोकसभा में नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से सारी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा एक्ट जो है गवर्नर जनरल से एसोसिएटेड है, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उसको इंडियन पीपल का, और विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन बाय नॉमिनेटिंग देम टू हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। तो इसमें से कौन सा एक्ट है जो इस चीज़ को अप्रूव करता है। फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बी, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 वो स्टार्टिंग में एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन था जो कि एसोसिएटेड इंडियन के द्वारा बनाया गया था। इसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस वगैरह किया जाता था। तो ये एक वाइसरॉय ने प्रोवाइड किया था कि ये नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, अपनी एक्सपेंडेड काउंसिल का। और 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे वो वाइसरॉय थे उस समय में, और उन्होंने नॉमिनेट किए थे 3 इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिनमें से थे वो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। तो इस वजह से बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फर्स्ट है रेफरेंडम, सिटीजन्स इनिशिएटिव, थर्ड है रिकॉल, फोर्थ है प्लेबिसाइट, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसमें से सभी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की डिवाइसेस हैं, रेफरेंडम, सिटीजन इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट, ठीक है। तो सभी के सभी आंसर जो है वो मतलब सभी के सभी ऑप्शन जो है वो सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो अपनी जो पावर है वो डायरेक्टली ओन करते हैं। अगर हम इनकेस देखें स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, ठीक है। लेकिन उसमें 4 डिवाइसेस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। पहला होता है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, कॉल एंड प्लेबिसाइट। ये 4 जो डेमोक्रेसी की डिवाइसेस होती हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो इसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और वो अपनी सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करता है, और इस तरह वो गवर्नमेंट को कैरी ऑन रखता है, मतलब चलाता है, और कुछ लॉज वगैरह बनाता है। इस टाइप की डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये 2 काइंड्स होती है, मतलब 2 टाइप की होती है, एक पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है, ठीक है, सब अदर डेमोक्रेसीज की तरह। तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, इसमें क्या चीज़ इम्प्लाई करेगी, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन वन अनलाइक इन सम ऑफ द अदर डेमोक्रेसीज। व्हाट डज इट इम्प्लाई। फर्स्ट ऑप्शन है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ बीन कॉडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड, ऑल द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर टू बी रिटन डाउन एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, ओनली बिकॉज ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स आर एबल टू जॉय फंडामेंटल राइट। इन तीनों में से कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड
गिवन, ठीक है। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो सही है, यानी कि ए, गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ बीन कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कि जो इंडियन फॉर्म जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसको इस तरह से कोडिफाई किया गया है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से कोडिफाई किया गया है ताकि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है सही। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो स्पेसिफाई करता है स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को, पावर को और फंक्शन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस तरह से एक लिमिट प्रिस्क्राइब करता है ताकि ये अच्छी तरीके से इसको ऑपरेट कर सके, ठीक है। और ये अवॉइड करता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। सभी लॉज जो इंडिया में बनते हैं कॉडिफाई किए जाते हैं अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से, और ताकि इसको एक मेंटेन किया जाता है लॉ बुक में, ठीक है। और इनको उनकी ज़रूरत नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि इसकी अलग से एक लॉ बुक होती है, उसमें इसको कॉडिफाई कर दिया जाता है। अगर हम देखें तो यूके में यहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इस तरह से पीपल बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंजॉय करते हैं। अगर हम देखें तो ओनली बिकॉज की फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि इसको अमेंड किया जा सके, चेंज किया जा सके एज पर द विशेस ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐड किया गया है ऑफ द स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। सेकेंड है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। थर्ड है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। एंड डी है सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क टू वर्कर। इसका सही आंसर है बी, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था। फर्स्ट है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सेकेंड था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो लाइक भी करें, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप और वीडियो चाहते हैं MCQs की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और भी लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।